सड़क के बीच में नाथन जाग जाता है और उसे पता चलता है कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। उसका वाहन सड़क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फिर भी नाथन के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं है। उस समय वह डैनियल से चौंक जाता है, जो उस बाइक का चालक है जिससे नाथन टकराया था। नाथन को आश्चर्य होता है कि डैनियल को भी चोट नहीं लगी है। डैनियल सोचता है कि क्या नाथन को कार से बाहर निकलना याद है, और नाथन स्वीकार करता है कि उसे याद नहीं है। वह इसके लिए सदमे और इस तथ्य को दोषी ठहराता है कि उसका सिर डैशबोर्ड से टकराया था। हालांकि कोई घाव नहीं है और उसे कोई दर्द भी नहीं है। फिर डैनियल बड़ी खबर सुनाता है। वे वास्तव में मर चुके हैं और ये उनके भूत हैं। वह अनुमान लगाता है कि वह पहले मर गया, क्योंकि वह कई मिनट तक वहां रहा था और पहले तो वह इनकार कर रहा था, लेकिन कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। नाथन इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और अपनी कार की जांच करने जाता है, ये देखते हुए कि ड्राइवर का डिब्बा पूरी तरह से बंद है। आगे देखने पर पता चलता है कि अंदर उसका शव है। चौंककर नाथन पीछे हट जाता है और अपने दोस्तों और बच्चों के बारे में सोचते हुए अस्तित्वगत संकट में पड़ जाता है। डैनियल बताता है कि उसे अपनी पत्नी की याद आएगी, और यह अजीब लगता है कि नाथन ने बच्चों की मां का जिक्र नहीं किया। जैसे जैसे नाथन घबराता जाता है, डैनियल कहता है कि इससे यह पुष्टि होती है कि परलोक मौजूद है, और वह शांति महसूस करता है, जिससे नाथन और भी घबरा जाता है और फिर से सब कुछ नकारना शुरू कर देता है और उसे वास्तविकता का सामना कराने के लिए शव को कार से बाहर निकालता है। चूंकि नाथन असहज है, डैनियल शव के चेहरे को रूमाल से ढक देता है। उसी समय एक कार सड़क पर आती है और शव के बगल में रुकती है। नाथन मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन चालक उसे देख या सुन नहीं पाता है। अपने पैर का उपयोग करके यह जांचने के बाद कि शरीर वास्तव में मृत है, वह व्यक्ति नाथन की जेबें खाली करता है, पैसे लेता है और बस चला जाता है। अब नाथन अंततः स्वीकार करता है कि वह एक भूत है और सोचता है कि क्या अब न्याय होगा। वह स्वीकार करता है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है, लेकिन कसम खाता है कि उसने दया करके ऐसा किया है। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, डैनियल को उनके चारों ओर संगीत सुनाई देने लगता है। अचानक उनके सामने एक रहस्यमयी सफ़ेद दरवाज़ा दिखाई देता है। उसी समय वह क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। डैनियल कसम खाता है कि संगीत उस दरवाजे से आता है, लेकिन नाथन कुछ भी नहीं सुन सकता। वे पार करने ही वाले होते हैं कि उनके पीछे एक लाल दरवाज़ा दिखाई देता है, जो अधिक भयावह लग रहा है। नाथन इस दरवाजे से चीखने की आवाज़ें सुनता है, लेकिन डैनियल नहीं सुनता। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि सफ़ेद दरवाज़ा स्वर्ग की ओर जाता है और लाल दरवाज़ा नरक की ओर जाता है, जिसका अर्थ है कि नाथन को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दंडित किया जा रहा है। नाथन फिर से भड़क जाता है, ये बताते हुए कि उसकी पत्नी बीमार थी और वह केवल उसे उसके दुख से बाहर निकालना चाहता था। डैनियल उसे अनदेखा करता है और अपना दरवाज़ा पार करने की कोशिश करता है, लेकिन नाथन उसे धक्का देता है और पहले पार कर जाता है। हालांकि कुछ नहीं होता। जब डैनियल कहता है कि अगर उसे बेहतर दरवाज़ा चाहिए तो उसे बेहतर व्यवहार करना चाहिए, नाथन डैनियल को बाइक चलाते समय न देखने के लिए माफ़ी मांगता है। बदले में डैनियल स्वीकार करता है कि सड़क के किनारे खेल रही एक छोटी लड़की ने उसका ध्यान भटका दिया था। वे लोग अलविदा कहने के लिए गले मिलते हैं और डैनियल सफ़ेद दरवाज़ा पार करता है। फिर भी उसे कुछ नहीं होता। वह फिर से कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और उसे संगीत सुनाई देना बंद हो जाता है। उनके पीछे से एक आवाज़ आती है और डैनियल ने जो छोटी लड़की देखी थी वह दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि वह भी मर चुकी है। उसने बताया कि बाइक पर सवार एक आदमी ने उसे टक्कर मार दी, और डैनियल ने स्वीकार किया कि गाड़ी चलाने से पहले उसने शराब पी थी। जिसके बाद नाथन ने समझाया कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। डैनियल ने लापरवाही बरती और एक मासूम बच्चे को मार डाला। थोड़ी बहस के बाद लड़के लड़की को दरवाजे तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे अजनबियों पर भरोसा न करने की सीख दी गई है और वह चिल्लाने लगती है। वे उसे शांत करने में विफल रहते हैं और डैनियल थक जाता है, इसलिए वह उसे उठाकर सफ़ेद दरवाजे में फेंक देता है। लड़की तुरंत गायब हो जाती है और सफ़ेद दरवाज़ा भी गायब हो जाता है। इसके बाद लड़के मान लेते हैं कि अब उनके लिए भी सड़क पार करने का समय आ गया है। डैनियल थोड़ा हिचकिचाता है, इसलिए नाथन उसे लात मारता है और फिर अपनी पत्नी को फिर से स्थिति समझाता है। उसे यकीन है कि उसने कुछ नहीं किया है और वह जाने से इनकार कर देता है। हालांकि एक विशाल राक्षस अपने जलते हुए मुंह में आत्माओं को लेकर सड़क पर दिखाई देता है और एक भयभीत नाथन आखिरकार लाल दरवाज़ा पार करता है। फिर नाथन नरक में दिखाई देता है, जहां उसे ज़मीन पर बेहोश पड़ी हज़ारों आत्माएं मिलती हैं। एक छोटी लड़की को पाकर वह सदमे में अपने घुटनों पर गिर जाता है, और जब वह उसका हाथ पकड़ता है तो उसे उसकी यादें दिखाई देती हैं। लड़की का नाम जीन है
और उसके कमरे में खौफनाक परछाइयाँ हैं। उसके लिए सोने में परेशानी होना सामान्य बात है, क्योंकि उसके माता पिता उसके बारे में बहस करना बंद नहीं करेंगे। माँ अपनी बेटी की मदद करना चाहती है, हालांकि पिता बच्चे से डरता है और सोचता है कि उन्हें वास्तव में सुरक्षा की ज़रूरत है। इससे तंग आकर जीन बिस्तर से उठती है और खिड़की चेक करने से पहले अपना म्यूज़िक बॉक्स बजाती है। बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है और वह उस पर खौफनाक छायाओं को दोष देती है। फिर वह नाश्ते के लिए नीचे जाती है और देखती है कि उसके माता पिता अभी भी उसके बारे में बहस कर रहे हैं। वह खुद नाश्ता बनाने का फैसला करती है और ब्रेड स्लाइस पर जैम फैलाती है, हालांकि वह चाकू संभालने में खुश दिखती है। कुछ समय बाद जीन अपने चिकित्सक से मिलने जाती है। वह महिला को बताती है कि उसने बच्चे पक्षियों को कुछ कुकी के टुकड़े कैसे खिलाए, जिससे माँ पक्षी अपने बच्चों के बारे में चिंता करने लगी और उसकी ओर उड़ गई। जीन ने सभी पक्षियों का गला घोंटकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह अपनी छोटी बहन को पेन से छेड़ना भी पसंद करती है, क्योंकि वह उससे नफरत करती है और यह भी स्वीकार करती है कि वह अपने माता पिता को चोट पहुंचाना चाहती है। जीन जानती है कि वे उससे डरते हैं, क्योंकि उसने अतीत में सोते समय उन्हें चोट पहुंचाई थी। तब से वे उसे हर रात उसके कमरे में बंद कर देते हैं। चिकित्सक जीन से चर्चा करना चाहता है कि उसने अपनी बहन के साथ क्या किया, लेकिन वह अब और बात करने से इनकार करती है। अगली सुबह जीन नाश्ते की मांग करने के लिए मेज़ पर है, लेकिन कोई नहीं आता। कुछ मिनट बाद वह अनाज का कटोरा खाती हुई दिखाई देती है, जबकि उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। पास में उसके माता पिता ज़मीन पर मृत पड़े हैं। वह दोबारा जांचती है कि वे वास्तव में चले गए हैं और फिर अपनी माँ को अलविदा कहते हुए गाल पर चूमती है। इसके बाद वह जैम के साथ और रोटी बनाती है और तहखाने में जाती है, जो अजीब तरह से एक विशाल गुफा जैसा दिखता है। वह खाना अपने दोस्त टोनी को देती है, जो एक मानव जैसा लेकिन विकृत प्राणी है। जीन को लगता है कि टोनी ने उसके माता पिता को मार दिया है, लेकिन वह इससे इनकार करता है। जब टोनी खाता है, जीन घोषणा करती है कि चूंकि उसके माता पिता मर चुके हैं, इसलिए वह ऊपर जाकर उसके साथ रह सकता है। अब टोनी घर के चारों ओर घूमता है और गर्म धूप की अनुभूति से चकित होता है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जीन उसे बाथरूम में ले जाती है और उसे बाथटब का उपयोग करना सिखाती है, जबकि वह अपनी माँ का मेकअप और गहने पहनती है। एक बार फिर टोनी अपनी विकृत त्वचा पर साफ पानी की अनुभूति से चकित होता है। कुछ क्षण बाद टोनी साफ कपड़े पहनता है, जो पिता के थे, और जीन उससे शवों को ले जाने में मदद मांगती है। लेकिन पहले जीन अंतिम विदाई के रूप में एक आश्चर्य तैयार करना चाहती है। अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए जीन दर्शकों के सामने अपने माता पिता के शवों के लिए एक नाटक तैयार करती है। वह बिना नाश्ते के जागने की कहानी बताती है, कल्पना करती है कि दर्शक उसके चुटकुलों पर हंस रहे हैं। फिर वह एक जंजीर का उपयोग करके टोनी को मंच पर खींचती है, घोषणा करती है कि वह हत्यारा है और उसे मार दिया जाएगा। टोनी फिर से किसी को भी मारने से इनकार करता है, ये बताते हुए कि उसे गुफा में प्रकट होने से पहले अपने अस्तित्व की कोई याद नहीं है। जीन भीड़ से उसके लिए वोट मांगती है और टोनी को खुद को मिटाने के लिए स्टूल पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद टोनी माँ के शव को डबल बेड के नीचे छिपा देता है, जबकि जीन खुशी खुशी उस पर कूद जाती है, यह सोचकर कि वह अपने माता पिता को सोते समय चाकू से चिढ़ाएगा। जल्द ही टोनी पिता के शव को भी छिपाने के लिए ले आता है और उसे एहसास होता है कि वह खुद को आईने में नहीं देख पा रहा है, जिससे यह पुष्टि होती है कि वह जीन के अंधेरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और उसने कल रात अपने माता पिता को मार डाला था। चूंकि उनमें से कोई भी खाना नहीं बना सकता, इसलिए उन्होंने दोपहर के भोजन के लिए अनाज और ब्रेड के साथ जैम खाया। उस समय कोई घंटी बजाता है और जीन डाकिया को खोजने के लिए दरवाज़ा खोलती है। उसे डिलीवरी पर हस्ताक्षर करने के लिए एक वयस्क की आवश्यकता होती है, इसलिए जीन टोनी को बुलाना शुरू कर देती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। डाकिया उसे मिस डिलीवरी कार्ड देने का फैसला करता है और चला जाता है। फिर जीन हताश होकर टोनी की तलाश में जाती है, लेकिन उसे नीचे कहीं नहीं पाती। जैसे ही वह भागती है, उसके द्वारा वर्षों से बनाए गए खौफनाक चित्र दिखाए जाते हैं। आखिरकार वह टोनी को अपने माता पिता के कमरे में शवों को खाते हुए पाती है। वह दरवाज़ा बंद होने पर उसे रोकने के लिए चिल्लाती है। बाद में जब उसके खिलौने जल रहे होते हैं, तो जीन अपनी छोटी बहन की जांच करती है, जो हत्या के बारे में चित्र बना रही होती है। जीन घोषणा करती है कि टोनी भूखा है और अपनी बहन को रसोई में ले जाती है, जहां वह उसे ओवन में धकेल देती है और फिर उसे चालू कर देती है।
फिर जीन एक खुशनुमा गाना गाते हुए रसोई से बाहर निकल जाती है, जबकि दीवारों पर छायाएं उसका पीछा करती हैं। नरक में नाथन ने जो कुछ देखा उससे घृणा करता है और रेंगता हुआ चला जाता है। उसे एक किशोर लड़की और उसकी माँ मिलती है, इसलिए वह उन्हें छूता है। माँ का नाम जूलिया है और यादों में वह खुद को रोके हुए चाय बनाने की कोशिश कर रही है। वह अपनी बेटी का नाम पुकारती है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। फिर उसे टेबल पर खून का सूखा धब्बा दिखाई देता है। इसे खुरचने की कोशिश करने पर उसे और भी बुरा लगता है। फिर भी इनकार में जूलिया अपनी बेटी के शरीर को टब से बाहर निकालने के लिए बाथरूम में जाती है, जो खून से सना हुआ पानी है। वह रोती रहती है क्योंकि क्लो को गुड़िया की तरह घसीटा जाता है और अंततः उसे रसोई की मेज़ पर लाया जाता है। जूलिया उसके लिए नाश्ता परोसती है और साथ में छुट्टी पर जाने की बात करती है। पिछली सुबह की एक फ्लैशबैक में क्लो बाथटब में समय खरीदने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। जूलिया अंदर आई और उसे जल्दी करने की याद दिलाई, क्योंकि वे हर दिन स्कूल में देर से नहीं आ सकते। बाद में नाश्ते के दौरान क्लो अपनी माँ को सहकर्मियों के साथ फ़ोन पर बहस करते हुए सुनती रही और चाकू को घूरती रही। स्कूल में उसे लोगों द्वारा हिंसक रूप से परेशान किए जाने की यादें उसे सताती रहीं, जिससे उसका जीवन दुखी हो गया। चाकू से एक तेज़ चुभन से क्लो की उंगली से खून बहने लगा और टेबल पर दाग लग गया। जब जाने का समय आया तो क्लो ने समझाने की कोशिश की कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और स्कूल छोड़ना चाहती है, लेकिन जूलिया ने कहा कि क्लो नहीं है, इसीलिए उसे दोस्त बनाने के लिए बस थोड़ा और समय चाहिए। क्लो रोई भी और स्कूल को एक असली नरक कहा। फिर भी जूलिया को लगा कि वह सिर्फ एक नाटकीय किशोरी बन रही है। वर्तमान में क्लो का शरीर कुर्सी से फिसल जाता है और बिल्लियाँ उसके आत्मविनाश से घाव को चाटती हुई दिखाई देती हैं। जब जूलिया बाहर जाने के लिए सामने का दरवाज़ा खोलती है तो उसे ईंट की दीवार से अवरुद्ध देखकर झटका लगता है। इससे क्लो की एक और झलक मिलती है, जिसमें क्लो बाथरूम के स्टॉल में छिपने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी लड़कियां उसे गालियां देती रहती हैं और दरवाज़ा पीटती रहती हैं। उनकी धमकियों ने क्लो को दरवाज़ा खोलने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने तुरंत उसे शीशे के सामने धकेल दिया। उसे अपमानित करते हुए घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया। लड़कियों ने क्लो को अपने जूते चाटने के लिए मजबूर किया, जबकि उनमें से एक ने सब कुछ फिल्माया। वर्तमान में वापस यह पता चला कि ईंट की दीवार जूलिया के पड़ोसी का प्रतिनिधित्व करती है, जो मिलने आया है, और उसे लगता है कि उसने जूलिया की चीख सुनी है। घबराई हुई जूलिया कहती है कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं और बातचीत खत्म करने की कोशिश करती है। हालांकि पड़ोसी ने नोटिस किया कि वह अजीब व्यवहार कर रही है और घर में घुस जाती है। क्लो के शरीर को देखकर उसे बड़ा झटका लगता है। कुछ ही क्षणों बाद जूलिया यात्री सीट पर शव के साथ गाड़ी चला रही है। वह रोते हुए उस दिन का वर्णन करती है जिस दिन क्लो का जन्म हुआ था और अब से एक बेहतर जीवन का वादा करती है। जूलिया क्लो से लगातार विनती करती है कि वह उसका जवाब दे और आखिरकार वास्तविकता उसके सामने आ जाती है। इसलिए वह आखिरकार क्लो की आंखें बंद कर देती है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। फ्लैशबैक में क्लो बाथटब में खुद को मिटाती हुई दिखाई देती है और उसकी माँ उसे ढूंढती है। जूलिया खून से लथपथ उठती है और देखती है कि फायरमैन उसे बाहर निकालने के लिए दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। वह उनकी बाहों में संघर्ष करती है, अपनी बेटी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती। जबकि कुछ फायरमैन जूलिया को कार से खींच कर ले जाते हैं, बाकी लोग क्लो की जांच करते हैं और उसे मृत पाते हैं, यह मानते हुए कि वह अभी दुर्घटना में मर गई है। जूलिया के लगातार रोने और भीख मांगने को अनदेखा करते हुए क्लो को एक बॉडी बैग में डाल दिया जाता है। नरक में नाथन महिलाओं के शवों को ढक देता है और त्रासदियों को देखकर थक कर ज़मीन पर गिर जाता है। उस समय शैतान प्रकट होता है और घोषणा करता है कि वह नाथन को उसकी सज़ा के लिए मार्गदर्शन करेगा। एक बार फिर नाथन ये समझाने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, लेकिन शैतान बताता है कि वह पागल थी और उसने इच्छा मृत्यु नहीं मांगी थी, इसलिए नाथन को उसकी सहमति नहीं थी। फिर शैतान नाथन को दूसरे क्षेत्र में ले जाना शुरू करता है और समझाता है कि शाश्वत नरक में पहला कदम अर्धलगाव है, ताकि आत्माएं अपने पिछले जीवन की सभी यादों को भूल सकें और दर्द और निराशा की शुद्ध आत्मा बन सकें। नाथन एक नया दरवाज़ा पार करता है और अन्य आराम करने वाले शरीरों के साथ एक अंधेरे कमरे में प्रकट होता है। शैतान घोषणा करता है कि अलगाव 4000 साल तक चलेगा, जो उसके बाद आने वाली पीड़ा की तुलना में कुछ भी नहीं है। जैसे ही नाथन घबरा जाता है, शैतान चला जाता है और प्रवेश द्वार को गायब कर देता है। अचानक एक कंबल हिलता है और बिली नामक एक सड़ती हुई आत्मा बाहर आती है। बिली को लगता है कि नाथन उसका नया खिलौना है और वह तुरंत उस पर हमला कर देता है।
उसका सिर कुचल देता है और उसे बिना किसी परवाह के इधर उधर फेंक देता है। नाथन ज़मीन पर पटक दिया जाता है और बिली उसे तब तक पीटना शुरू कर देता है जब तक नाथन जवाब देना बंद नहीं कर देता। फिर बिली हताशा में चिल्लाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह बहुत आगे निकल गया और नाथन की आत्मा को नष्ट कर दिया, जिससे उसे पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वास्तविक दुनिया में एक माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, जबकि शैतान बिली को बताता है कि एक शापित आत्मा को वापस भेजकर उसने एंटीक्रिस्ट बनाया है। शैतान बिली को उसका सिर काटकर सजा देता है। फिर वह समझाता है कि उसका शरीर वापस बढ़ जाएगा और बिली का नया मिशन नाथन की आत्मा को वापस लाना है। कुछ समय बाद बिली बच्चे के कमरे में दिखाई देता है।